तो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ, यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने किसके अस्तित्व को प्रस्तावित किया। अगर आपको पता है कि रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, है ना। तो काफ़ी बच्चों ने उसमें अल्फा पार्टिकल आंसर लगा रखा है। अरे भाई, अल्फा पार्टिकल का तो इस्तेमाल किया था, उसकी खोज नहीं की थी रदरफोर्ड ने, उसका इस्तेमाल किया था, यानी खोज पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट याद दिला देता हूँ। तो हुआ क्या था कि उन्होंने एक एटम लिया था, यानी गोल्ड फॉइल ली थी, उसमें कुछ एटम्स इस तरीके से दिख रहे थे। इस तरीके से उन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई ऐसे ऐसे करके। तो फिर क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो टकराने के बाद कुछ तो ऐसे निकल गए, ठीक है, कुछ ऐसे निकल गए और कुछ वापस 180 डिग्री से लौट गए। इसके बाद उन्होंने क्या रिजल्ट दिया कि न्यूक्लियस जो है, यानी जो एटम जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ ठोस चीज़ है ना। ज़्यादातर हिस्सा खाली है लेकिन बीच में कुछ ठोस है और उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो हमने उसको न्यूक्लियस नाम दिया है। तो असल में उन्होंने रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है, उन्होंने खोज की है न्यूक्लियस की, विच इज़ द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्या कह रहा है ये, द थर्ड लाइन ऑफ द बामर सीरीज इन द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम। हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में बामर सीरीज की तीसरी लाइन किसके कारण होती है। देखो, इमिशन कब होता है, जब एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तभी तो इमिशन होता है, तभी तो एच न्यू एनर्जी का इमिशन करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बामर सीरीज है वो सेकेंडरी है, पहली तो लाइमन है। तो लाइमन सीरीज कैसे बनती है, लाइमन सीरीज बनती है ये ऐसे ही तो बनती है। ये इसकी पहली लाइन हो गई, ठीक है, ये इसकी दूसरी लाइन हो गई, ठीक है, और ये इसकी तीसरी लाइन हो गई, ठीक है, और ये इसकी चौथी लाइन हो गई। ऐसे ही एंड सो ऑन सो चलती रहती है। यानी पहली वाली ऑर्बिट में कूदे, चाहे कहीं से भी कूदे, वो लाइमन सीरीज बनती है। फिर लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बामर सीरीज की बात कर रहे हैं। तो बामर सीरीज सेकेंडरी है, यानी दूसरी कक्षा में जो कूदेगी इलेक्ट्रॉन वो उसकी बामर सीरीज बनाएगा। तो पहली लाइन कैसे बनेगी बामर सीरीज की, ये पहली लाइन बन गई, ठीक है, और ये बन गई इसकी दूसरी लाइन, ठीक है, और ये बन गई तीसरी। आगे भी ऐसे बनती रहेंगी लेकिन यहाँ पे बस तीसरी ही पूछ रहा है वो, तो तीसरी लाइन हमने बना ली। अब आपको बस ये पता करना है कि ये जो तीसरी लाइन बनी है, ये वाली जो तीसरी लाइन है वो कहाँ से कहाँ आ रही है, फिफ्थ से कहाँ आ रही है, सेकंड में। तो आपको ऑप्शन ढूंढ लेना है कि फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड में कौन सा वाला है। तो पहला है फोर्थ बोहर ऑर्बिट, ये तो है नहीं। दूसरा है फिफ्थ बोहर ऑर्बिट टू द सेकंड बोहर ऑर्बिट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ, वैसे टिक करने की जगह नहीं है, लोग कर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। लाइमन के लिए पहली में कूदना चाहिए, बामर के लिए सेकंड में कूदना चाहिए, फिर लाइमन बामर पास्टन, तीसरी है पास्टन, उसमें तीसरी में कूदना चाहिए, फिर ब्रैकेट फुंड चौथी और पांचवी, ऐसे देखते हैं। क्लियर है, ऐसे देख सकते हैं आप। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये पूछ रहा है, इन द बोहर्स ऑर्बिट व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी बोहर कक्षा की गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का जो है रेशियो पूछ रहा है। आपको अगर मैं बता दूं, अगर आपको याद होगा तो बोहर की जो एनर्जी होती, अरे ये क्या हुआ, बोहर की जो एनर्जी होती है, मैं ब्लैक कर लेता हूँ, क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है En इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एच स्क्वायर m e की पावर 4, यही होती है। लेकिन ये माइनस में होती है, जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस में होती है ना। और अगर आपको याद हो तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है, मैं लिख देता हूँ, लेकिन वहाँ माइनस नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है बोहर ऑर्बिट में वो एग्जैक्टली सेम होती है, 2 पाई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एच स्क्वायर। देखो, याद करने के ऊपर है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। कुछ लोग पूरा याद करते हैं 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर एच स्क्वायर, लेकिन मैंने इजीली याद किया हुआ है 2 पाई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू m e की पावर 4। ठीक है, तो लेकिन इसमें माइनस नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी में माइनस नहीं होता है, अगर आपको याद हो। नहीं है तो याद कर लीजिएगा, अब याद कर लीजिएगा कि बोहर ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी में माइनस नहीं होता है, टोटल एनर्जी में माइनस होता है, और दोनों सेम होती हैं वैल्यूज़। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में बाई 2 और होता है, बाई 2, है ना, टोटल एनर्जी बाई 2। अब इन दोनों का जब हम रेशो करेंगे, ऊपर किसको लेना है, काइनेटिक एनर्जी को ऊपर लेना है
है ना। जब इनको रेशो करेंगे काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई टोटल एनर्जी तो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी TE लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या आएगा 1/-1 आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चल क्यों नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टोटल एनर्जी का क्या है 2π² इंटू m⁴, लेकिन ये माइनस में होता है। काइनेटिक एनर्जी में माइनस नहीं आता है, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा लेकिन माइनस में आएगा, विच इज़ द आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें पूछा है रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, यानी बोहर की त्रिज्या कितनी होगी। अगर आपको टोटल एनर्जी याद है तो बोहर की रेडियस भी याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ZE²/2R, यानी नीचे होती है R। अब उसका उल्टा कर दो, टोटल एनर्जी का उल्टा कर दो तो कुछ वैसी ही रेडियस निकल के आएगी। एग्जैक्टली वही नहीं होती है क्योंकि ZE² हटाना पड़ता है। तो अभी हमने जब पढ़ा था तो RN लिख देता हूँ मैं, ठीक है। RN लिख रहा है तो RN इक्वल टू, या फिर मैं ढंग से लिख देता हूँ इसे, R को अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। RN, ठीक है, अब सही है। RN इक्वल टू कितना होगा, बोहर्स ऑर्बिट की त्रिज्या होती है कितनी, अभी हमने क्या पढ़ा था 2π² अपॉन n²h²। अब n²h² को ऊपर ले जाओ तो n²h² अपॉन 4π², और वहाँ ऊपर था me⁴, यहाँ नीचे आता है me², ठीक है। टोटल एनर्जी से रिलेट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मिला लो कौन सा है ये, n²h² अपॉन 4π² me⁴, ये तीसरा वाला इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है ना। समझ गए ना बात को, इजी है, मतलब वैसे तो रटने वाली चीज़ है लेकिन फिर भी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जो पूछ रहा है विच स्पेशल सीरीज इज स्पेक्ट्रल, आएगा यहाँ पे, विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज फाउंड इन विजिबल स्पेक्ट्रम। निगम क्या है ये, पता नहीं, कुछ गलत लिख रहा है, इसे काटो, ये पता नहीं क्या लिख दिया है, इसे काट देते हैं, ठीक है। आगे पूछ रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौन सी श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये पांचों याद होनी चाहिए कि कौन सी सीरीज़ कहाँ मिलती है। तो मैं लिख देता हूँ, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 सीरीज होती हैं। एक होती है लाइमन, ठीक है, फिर होती है बामर, फिर होती है पास्चन, फिर है ब्रैकेट, और फिर है फुंड। ये 5 सीरीज़ हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ मिलती है। तो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले लाइमन कहाँ मिलती है, UV में, UV, ठीक है, UV में मिलती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है। वार्मर इकलौती ऐसी सीरीज़ है जो कि आपको विजिबल स्पेक्ट्रम में मिलती है। तो यहाँ मैं विजिबल लिख देता हूँ, VIS लिख देता हूँ, ठीक है, विजिबल के लिए, ठीक है। आप लिख लेना बाकी का। अच्छा, पास्चन इंफ्रारेड में, नीचे की तीनों इंफ्रारेड लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो मिलती हैं ये तो इंफ्रारेड में मिलती है पास्चन। और ब्रैकेट जो है वो मिलती है फार इंफ्रारेड में, फार इंफ्रारेड IR, ठीक है। ये यहाँ मैं गलत कर गया हूँ थोड़ा सा, IR आएगा, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, और ये मिलती है फार इंफ्रारेड में, फार IR, ठीक है, क्लियर है। तो लाइमन सीरीज़ आपको UV अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है, और वार्मर सीरीज़ जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर मिलती है, विजिबल में पाई जाती है। पास्चन जो है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर पाई जाती है। ब्रैकेट जो है वो फार इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है, और जो फुंड जो है वो फार इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। याद करने के लिए आप इतना कर सकते हैं कि पहली वाली अल्ट्रावायलेट में, दूसरी वाली विजिबल में, और बाकी की सारी इंफ्रारेड में। क्लियर है मामला, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्या जानना चाह रहे हैं ये, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 328 किलोजूल मोल, हैज़ द एनर्जी ऑफ द फोर्थ बोहर ऑर्बिट वुड बी। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर की दूसरी कक्षा की ऊर्जा दे रखी है, चौथी की पूछी है। ओके, ठीक है। तो देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो बोहर्स की ऑर्बिट होती है उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/n² के। क्लियर है मामला। तो अगर इसे हम वैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2/E4। मैं E2/E4 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें 2 और 4 में काम करना है, ठीक है। और यहाँ लिख लूँगा मैं N4 लिख देता हूँ, N4/N2 इसका स्क्वायर।
क्लियर है मामला। अब E2/E4 इक्वल टू 4/2 इसका स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा E2/E4 इक्वल टू, ये टू टाइम्स हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, मैंने खोल लेता हूँ, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा E4 इक्वल टू E2/4, ठीक है। और E2 की वैल्यू कितनी है, 328। क्लियर है, ये माइनस में आनी चाहिए क्योंकि टोटल एनर्जी माइनस में होती है, /4। ओके, कितना हो गया, -4 8 जा और 2 जा, ठीक है। 82 आ रहा है माइनस का। क्लियर है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 82 विच इज़ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कलर बदल लेता हूँ, दिख नहीं रहा है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं, ये आंसर डी है। समझ में आ गया ना, जो एनर्जी होती है वो 1/n² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसे करके इसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, विच ग्रुप हैज़ आइसोटोनिक ट्राइड, निम्न में से कौन सा आइसोटोनिक ट्राइड है। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है जो गलत था, इसके ऑप्शंस गलत हैं, है ना। कुछ नहीं है वैसे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आइसोटोनिक का मतलब होता है कि न्यूट्रॉन्स निकालने होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में न्यूट्रॉन्स निकालने होते हैं, तो जल्दी जल्दी बस आपको क्या करना होता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो। ऊपर 14 है, 16, चलो इसे मिटा के 14 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ऊपर 14 लिख रहा है ना पहले एग्जाम्पल में, तो 14 - 6 ऐसे करके न्यूट्रॉन की संख्या निकल आती है। कितनी आ गई, 8, ठीक है। ऐसे करके निकाल लेते हैं। ऐसे 15 - 7 कर देंगे, ये भी 8 आ रही है। ऐसे करके निकाल लेंगे, जिसमें तीनों बराबर हो जाएंगे, वो वाला ट्राइड बन जाएगा। किसका, आइसोटोन्स का। क्लियर है, बस कुछ नहीं करना होता, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ जाती है। बस अगर वो तीनों में वैल्यू इक्वल है तो वो ट्राइड बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ऑप्शन गलत थे तो इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैंने आपको आइडिया बता दिया कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पॉजिट्रॉन हैज़ सिमिलर चार्ज एज, यानी ये पूछ रहे हैं किसके इक्वल चार्ज होता है। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। आपको पता ही होगा क्या होता है। अरे ये चल क्यों नहीं रहा है, एंटी पार्टिकल ऑफ ANTI, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंटी की जगह पे क्या आ जाएगा, चार्ज भी एंटी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है तो उस पर पॉजिटिव होता है। तो ये चार्ज के बारे में पूछ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज और किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास, तो ये प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मास इक्वल नहीं होता है प्रोटॉन के, लेकिन चार्ज इक्वल होता है। तो जो पॉजिट्रॉन होता है वो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्लस बीटा डिके में भी आपने देखा ही होगा, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास भी होता है, इसलिए ये आंसर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इक्वल इन मैजिक नंबर। मैजिक नंबर के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, मैजिक नंबर में क्या होता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं न्यूट्रॉन के, ठीक है। जिन जिन एटम्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू इक्वल होगी उन्हें मैजिक नंबर्स के नाम से जाना जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैजिक नंबर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन एटम्स के पास मैजिक नंबर होंगे, यानी जिन एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होंगे, वो जो है आपको नेचर में बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, है ना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। समझ रहे मेरी बात को, इसलिए इन्हें मैजिक नंबर कहा जा रहा है। आप कोई भी मटेरियल उठा लीजिए, जिनमें मैजिक नंबर होगा वो आपको नेचर में बहुत ज़्यादा ही मात्रा में मिलेगा, ठीक है। तो इनको आप याद कर सकते हैं, जो है 2 है, 8 है, 2 8 20, 2 8 20 28 50 82, ये हैं 28 50 82, 126 भी है लेकिन उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं है। इतने आप याद कर लीजिए, ये मैजिक नंबर्स हैं, 4 5 हैं, याद कर लो, डायरेक्ट लगा दोगे। लेकिन इसमें बस याद करने वाली बात क्या है कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा आंसर सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये वाला सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है दोस्तों। क्या जानना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि देयर आर 17 प्रोटॉन एंड 13 न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ अ एटम, देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट ऑर्बिट। 17 प्रोटॉन है, 13 न्यूट्रॉन है, तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, इसमें ज़्यादातर लोगों ने जो ऑप्शन लगाया है वो ए लगाया है।
भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछे जाते तो ए ऑप्शन आपका ठीक था, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर, ये बात क्लियर है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे वो लास्ट ऑर्बिट में पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए कितने, 17, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 17, यानी 17 किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का। और क्लोरीन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। ये तो आपको पता होगी क्लोरीन की वैलेंसी, है ना, 7 लास्ट ऑर्बिट में होते हैं। और वैसे ना निकालना चाहो, अगर आपको वैसे, चलो ये तो क्लोरीन है, अगर आपको ना भी पता चले तो आप कर लीजिए, बोरवरी से जल्दी हो जाता है। 2 8 कितने हो गए, 10 7, अभी भी देखो 7 आया है ना। तो लास्ट ऑर्बिट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने के लिए, वैसे तो ईजी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अरे हो जा, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, फाइंड अ वेव नंबर, वेव ये गलत लिख रहा है, सही कर लेना इसे, ये गलत लिख रहा है, ठीक है। अरे चल जा, वेव नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट जंप फ्रॉम 5th to 2nd। अच्छा, 5वीं से 2nd में कूद रहा है, तो वेव नंबर फाइंड करना है, इजी क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार इक्वल टू आर, यानी रेडबर कांस्टेंट, इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्टाइलस हमारा ढंग से नहीं चल रहा है, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे n1 क्या है, जिसमें कूदता है, यानी 2, n2 क्या है, जहाँ से कूदता है, यानी 5, ठीक है। बस आपको वैल्यू रखनी है, तो न्यू बार इक्वल टू आर कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, कितना हो गया, 1/न्यू सॉरी कितना हो गया, आर इंटू 1/4 माइनस 1/25, ठीक है। तो मैं इसे सीधे सॉल्व कर देता हूँ, अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैं इसे सीधे सॉल्व कर देता हूँ, कितना हो गया, न्यू बार इक्वल टू आर इंटू कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/25, 100 आ जाएगा, 100, और ऊपर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 4 21, तो कितना आ जाएगा, 21/100, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी होती है, 1.1 10⁻⁷ मीटर इनवर्स इंटू 21/100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 21 इंटू 21, 2 11 21 23 23 आ गया, 23.1 इंटू 10⁻⁵, ये आ गया मीटर में, ठीक है। अब देख लेते हैं आंसर मीटर में चाहिए या किस में चाहिए। अरे यूनिट लिख नहीं रही है यहाँ पे, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ यूनिट नहीं लिख रही है, क्योंकि 4 आ रहा है, आंसर जो है 4 में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें किस में चाहिए, इन्हें आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर करने के लिए कर लो, कितना हो जाएगा, 2.3, और 2 पावर और कम हो जाएंगी, 10⁻⁴, ठीक है। सेंटीमीटर इन्वर्स, समझ गए ना, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज नहीं किया है, सेंटीमीटर इन्वर्स है, तो भाग लगाएंगे ना, ठीक है। तो ये आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये, ठीक है। इजी है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज़ नॉट एमिटेड बाई एन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कौन सा जो है रेडिएशन नहीं निकलता है एटम में से। देखो बहुत सिंपल है, हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा और बीटा, ये तो सबको पता है कि भाई ये तो निकलते हैं, अल्फ़ा और बीटा तो डिके होता ही है, वो अंदर से ही निकलते हैं एटम के, है ना, न्यूक्लियस में से निकलते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल एटम की बात की जाए तो निकल तो एटम से ही रहे हैं। अब बात आती है गामा और एक्स रेज। चलिए एक्स रेज की तरफ चलते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं याद दिलाता हूँ एक्स रे कैसे प्रोड्यूस होती हैं। एक एक्स रे ट्यूब होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट का एक मटेरियल रखा जाता है और उस पर हाईली एक्सेलरेटेड यानी बहुत तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों की बरसात की जाती है ना, उस मटेरियल पे।
और फिर उस मटेरियल के अंदर से एक्सरे निकलती हैं। यानी अंदर से निकल रही हैं, इसका मतलब एटम में से ही निकल रही हैं, तो एक्सरे भी अंदर से निकलती हैं। केवल एक बचता है गामा रेज। गामा रेज नहीं निकलती हैं किसी भी एटम के अंदर से, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, गामा रेज। एक्चुअली गामा रेज क्या है, कुछ नहीं है, ये फोटोन्स होते हैं, तो ये लाइट से आपको मिल सकते हैं, एटम के अंदर से नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये फोटोन्स हैं एक्चुअली और कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, गामा रेज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, हु प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में से आ गया है, एटॉमिक हिस्ट्री, कैसे कैसे एटम की डिस्कवरी हुई है उसमें से आ गया है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखो सबसे पहले जो है एटम की डिस्कवरी हुई, ये बात है लगभग कितने की बात है, ये लगभग 1808 या 10 के आसपास की बात है, मुझे को एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। 1808 के आसपास की बात है, जब जो है जॉन डाल्टन साहब ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे एटम के ऊपर। उन्होंने ही नाम दिया है एटम को, और जिसे कहते हैं डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसे केमिकल फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है, उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि कोई एटम नाम की चीज़ भी होती है ना। तो सबसे पहले जो एटम पे थ्योरी दी है वो किसने दी है, जॉन डाल्टन साहब ने, जो कि 1800 में। फिर पूरे 100 साल बाद यानी 1900 कुछ में, 1920-21 के आसपास की बात है, जब ये सारे साइंटिस्ट एक साथ आए। कौन कौन से साइंटिस्ट, जिसमें जे थॉमसन साहब थे, चैडविक थे, मैरी क्यूरी थी, ये सारे साइंटिस्ट एक ही टाइम के हैं, और इन्होंने जो है पता किया कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, जिनसे मिलके न्यूटन वो न्यूक्लियस और एटम बना हुआ है ना। तो क्या थे वो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई है और एटम की डिस्कवरी पहले ही हो चुकी थी, जो किसने की है, जॉन डाल्टन साहब ने। तो इसका आंसर जॉन डाल्टन है, नो डाउट, है ना। लेकिन ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए कि डाल्टन साहब पहले के हैं, और ये जो बाद के साइंटिस्ट हैं ये बाद के हैं, जे थॉमसन हैं, है ना, मैरी क्यूरी हैं, ये बाद की डिस्कवरीज की हैं इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है दोस्तों, द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ये एक आइसोटोप है, 3 हाइड्रोजन के होते हैं ना, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H2 को ही 1D2 भी कहा जाता है, विच इज़ ड्यूटेरियम। इसकी बात ये कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या कनेक्शन है। तो जाहिर सी बात है, एक ये तो क्लियर दिख रहा है, प्रोटॉन एक है, और न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1 आ रहे हैं, तो कौन सा आंसर सही है, 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, ये सही है, ठीक है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ v, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2। ओके, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v = 2πZE²/nh। तो हम क्या जानते हैं, v इज़ प्रोपोर्शनल टू Z/n। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, v1/v2 = Z1/Z2 इंटू n2 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो n2/n1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करनी है हमें, तो हम फटाफट से कर लेते हैं एक नई स्लाइड लेके यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा, v1/v2 इक्वल टू क्या था, Z1/Z2। Z1 की जगह पे हम तो हाइड्रोजन का है तो 1 रख देंगे, नो प्रॉब्लम, और Z2 की जगह पे क्या है, लिथियम विच इज़ 3, और Z1/Z2 और क्या था, N1/N2। तो उसकी थर्ड ऑर्बिट की पूछ रहा है ना, तो 3, और हाइड्रोजन की तो पहली ऑर्बिट है, तो ये हो गया। v1 की जगह पे v रख देते हैं, v2 की जगह पे ये जानना चाह रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/1, और v2 = v। अच्छा क्वेश्चन है ये, v आ गया है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। v पहला ही ये सही है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको सब कुछ याद है, क्लियर है मामला, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ ब्रॉट क्लोजर टू न्यूक्लियर ऑफ द एटम फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम। ओके, तो देखो जब इनफाइनाइट पे होगा तो एनर्जी उसकी तो भैया क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों हो जाएगी जीरो? क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r² के, ठीक है। तो आर की जगह इन्फिनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर की जगह इन्फिनाइट रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनाइट पे तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन उसे पास में लेके आ रहे हैं, यानी पास में लेके आएंगे। अब देखिए मानिए यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसे पास में ला रहे हैं तो आर की वैल्यू कम होती जा रही है। आर की वैल्यू कम होगी तो ई बढ़ेगा, है ना, ई की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, क्या, कि जो ई की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, तो निगेटिव में बढ़ेगी। ई की वैल्यू जो है वो निगेटिव में बढ़ेगी। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल अगर नेगेटिव में बढ़ रही है तो हम जनरल में क्या कहेंगे कि घट रही है। नेगेटिव में अगर कोई वैल्यू जा रही है तो पॉजिटिव से तो घटती जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगी। हमें पॉजिटिव में बढ़ी हुई को बढ़ा हुआ मानते हैं, नेगेटिव में बढ़ रही है तो उसे घटा हुआ मानते हैं, तो यहाँ पे ये घटेगी, ठीक है, बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव में। अगर यहाँ पूछा होता कि नेगेटिव में बढ़ेगी या घटेगी तो वहाँ पे बढ़ेगी, लेकिन हम पॉजिटिव में कोई चीज़ बढ़ रही हो तो उसे बढ़ा हुआ मानते हैं, नेगेटिव में घटा हुआ मानते हैं, तो यहाँ पे डिक्रीज इसलिए आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, जो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर एंड लाइमन सीरीज। बामर और लाइमन सीरीज़ का जो है वो रेशियो जानना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विच इज़ 1/λ इक्वल टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर है मामला? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि n1 क्या है और n2 क्या है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, n1 वो है जहाँ पर लाइन आती है, n2 वो है जहाँ से लाइन आती है। इस केस में n2 क्या है, अंतिम की बात चल रही है, लास्ट लाइन की बात चल रही है, तो लास्ट लाइन कहाँ से आई होगी, लास्ट लाइन इन्फिनिटी से आई होगी। तो n2 कितना हो गया, इन्फिनिटी। क्योंकि n2 इन्फिनिटी हो गया तो 1/n2 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमें केवल वैल्यू निकालनी है 1/n1 स्क्वायर की। तो सबसे पहले दिया है इन्होंने लाइमन, चलो लाइमन का निकाल लेते हैं। तो 1/λL, L फॉर लाइमन, ठीक है। कितना आ जाएगा, R इंटू 1/n1 स्क्वायर निकालना है, n2 तो जीरो हो गया, 1/n1, n1 की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो केवल R आ जाएगा, ठीक है, केवल R आ जाएगा। ये इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 निकालने के लिए 1/λB, B फॉर बामर, इक्वल टू R इंटू 1/n1, ये क्या है, 2 का स्क्वायर के 4 आ जाएगा, 1/4। तो लैम्डा R/4 कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, R/4 है ना, R इंटू 1/4 हो जाएगा तो R/4 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दो, 1 में 2 का डिवाइड कर दो, क्योंकि रेशो पूछ रहे हैं वो, ठीक है। R की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, रेशो में कभी भी वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो B ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, λB अपॉन λL इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4R/R। R भी ऊपर पहुंच जाएगा, R से R कैंसिल, तो λB और λL का रेशो आ जाएगा कितना, 4/1 4/1 आ जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा आंसर सही है, 4/1 इज़ द आंसर, इज़ फर्स्ट, ठीक है, इसका ये वाला आंसर करेक्ट है। आसान क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्या जानना चाहते हैं ये, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो रही है तो वहाँ पे जीमान इफेक्ट होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो रही है तो वहाँ पे स्टार्क इफेक्ट होता है, और ज्यूस इफेक्ट कुछ होता नहीं है। हॉल इफेक्ट ऑप्शन में है। हॉल इफेक्ट सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल किया जाता है करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी निकालने के लिए, तो यहाँ पे आपका कोई इस्तेमाल उसका होना नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है तो जीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है तो स्टार्क इफेक्ट। तो ऑप्शन इसका ये वाला सही है, जीमान इफेक्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है दोस्तों। ये जानना चाहते हैं द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम डेट एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी। अच्छा क्वेश्चन है।
तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है विच इज़ ई इक्वल्स टू कितना होता है माइनस के 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है कभी 3 से 2 में, कभी 4 से 1 में, ऐसे ट्रांजिशन हो रहा है, तो हमें डेल्टा ई की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अपर माइनस लोअर, ठीक है। लेकिन माइनस आ रहा है तो माइनस को भी हम अंदर भेज देते हैं, तो अपर माइनस लोअर की जगह लोअर माइनस अपर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 13.6, माइनस ख़त्म कर दिया है मैंने, अंदर भेज दिया है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन लोअर, लोअर की जगह मैं फाइनल लिख देता हूँ, माइनस अपर, अपर की जगह मैं इनिशियल लिख देता हूँ, जहाँ से आ रहा है, फाइनल जहाँ को आ रहा है, इनिशियल जहाँ से आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2 से 1 में आ रहा है, 13.6 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल पीछे की वैल्यू को देख ले रहे हैं, किसकी बड़ी है छोटी है, उसी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन एफ फाइनल कितना है 1, माइनस इनिशियल कितना है 2 दूनी 4, 1 माइनस 1 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4, तो ये तो आ गया 3/4। बी ऑप्शन क्या कह रहा है 1 से 4 में जा रहा है, ये तो लॉजिकली पता है कि गलत कह रहा है, 1 से 4 में जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा तो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, है ना। ये तो लॉजिकली हटा दो इस ऑप्शन को, तो कोई मतलब नहीं बनता, ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई। नीचे से ऊपर जा रहा है तो कैसे रेडिएशन एमिट कर पाएगा तो इसे हटाओ। अगला है 4 से 3 में जा रहा है, यानी 3 हो गया इसका फाइनल, 4 हो गया इसका इनिशियल, कितना हो जाएगा 1/9 माइनस 1/16, और एलसीएम आ जाएगा कितना 144, 144, 144 का मतलब 16 माइनस 9 कितने बचे 7, 7 बटे, यानी सी का आ जाएगा 7 अपॉन 144। आप देख रहे हैं ये तो वैसे भी नहीं है, कौन बड़ा है इनमें 3/4 बड़ा है डेफिनेटली। और अगला ऑप्शन है 3 से 2 में, तो इसमें कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9 36, और 9 माइनस 4 5, 5/36, तो डी ऑप्शन आ जाएगा 5/36। वो भी आप देख रहे हैं कि 3/4 से छोटा ही है, तो 3/4 बड़ा है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही है 3/4 विच इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, फ्रीक्वेंसी रेशियो बिटवीन वॉलेट एंड रेड रेडिएशन। देखो कलर्स हैं, जाहिर है लाइट की बात चल रही है, लाइट की स्पीड सी होती है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बेस्ट तो फार्मूला होता है v = n लैम्डा, फार्मूला जो होता है वो होता है v = n लैम्डा। लेकिन यहाँ पे लाइट है तो v की जगह पे क्या कर देंगे c = n लैम्डा। c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, n क्या है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है वेवलेंथ। तो यहाँ पे वेवलेंथ आपको दे रखी है और फ्रीक्वेंसी पूछी यानी n पूछी है, तो जाहिर सी बात है n इज़ क्या हो जाएगा 1 लैम्डा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा n1/n2 = λ2/λ1, ठीक है। तो बस आप ये सॉल्व कर लो, λ2 की वैल्यू कितनी है 750, और λ1 की कितनी है 400, इसे सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से कर दो 5 3 17, 5 1 5 2 15 25 5 आएगा, गलत कर गया मैं, ठीक है 5, और नीचे आ जाएगा 5 8 40, कितना आ गया 15:8। देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको λ2/λ1 करना था, ठीक है। तो ये पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन है, आप अपने मैच कर सकते हैं। और हमें कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और बतानी है आपको कि ये वाला तरीका सही है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, या मैं बोर्ड पे सॉल्व करूँ वो ज़्यादा सही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है।